हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ जीन। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि जीन क्या है। इंग्लिश में मैंने डेफिनेशंस आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई थी और उर्दू में भी बताई थी। तो इंग्लिश में एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड कैरी अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन। कि डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें ख़ास तादाद में न्यूक्लियोटाइड पाए जाएँ और उसमें ख़ास इन्फॉर्मेशन हो और वो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाए, उसको बोलते हैं जीन। ठीक है जी। तो जब भी आप जीन्स को स्टार्ट करते हैं तो इसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें दो साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर फर्दर दो साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। पहले हम स्टार्ट वाले को दो की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। तो जब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि 1902 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नेम था आर्चिबाल्ड गैरेट एंड विलियम बैटसन। दोनों साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कुछ डिजीजेस जो है ना वो खास किस्म की फैमिलीज के अंदर प्रिवलेंट है, वो उन फैमिलीज के अंदर पाई जाती हैं और वो फैमिली टू फैमिली आगे पास आउट हो रही है। वो कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जो दूसरी फैमिलीज के अंदर मौजूद नहीं है, वो जस्ट उसी फैमिलीज के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उन्होंने क्या कहा, ऐसे ही उन्होंने डिफरेंट ऐसी स्पेशल डिजीजेज जो स्पेशल फैमिलीज के अंदर थी उनकी स्टडी करते 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 वो एक डिजीज के पास पहुंचे जिसका नाम था अल्कैप्टोनूरिया। ये जो अल्कैप्टोनूरिया डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जो ही बेबी की बर्थ होती है ना, तो बर्थ के बाद उसकी बॉडी में यूराइन फॉर्मेशन होगी। उसकी बॉडी से यूराइन जो ही रिलीज करेगा, बॉडी से डिस्चार्ज होगा, तो वो एयर के साथ जो ही एक्सपोज होगा तो उसमें उसका हो जाएगा यूराइन का ब्लैक कलर, यूराइन ब्लैक हो जाएगा। और इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या देखा कि वो जो अल्कैप्टोनूरिया डिजीज है ना वो स्पेशल कुछ फैमिलीज के बच्चों में है। मीन के वो ये नहीं है कि ट्रांसफर हो सकती हो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऐसी नहीं है। वो एक फैमिलीज के बच्चों में तो उन्हीं में नस्ल दर नस्ल पास हो रही है, उन्हीं बच्चों के अंदर। तो ऐसे फिर वो जो पर्टिकुलर फैमिलीज थी जिनके अंदर वो डिजीज थी, उस डिजीज का नेम था अल्कैप्टोनूरिया। और ये जो डिजीज है ये एक रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव अलील है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो अलील होती हैं, एक डोमिनेंट हो जाती है, दूसरी रिसेसिव। ठीक है। तो अगर कभी आपकी बॉडी में दोनों ही रिसेसिव ट्रेट आ जाएं तो उससे फिर जो है कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनके बारे में मैं जब आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे एक फिर ये क्लियर हो गया कि अल्कैप्टोनूरिया डिजीज जो है वो क्या होती है, वो कैसे होती है, किन पर्सन्स के अंदर है, कौन सी अलील्स है और उससे उसके सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने उन बच्चों के यूराइन के टेस्ट किए, उनके बायोकेमिकल टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद क्या देखा कि एक नॉर्मल पर्सन है और एक इन्फेक्टेड है जिसको अल्कैप्टोनूरिया है, इस वाले को। दोनों के यूराइन की स्टडी की और यूराइन की स्टडी करने के बाद क्या देखा कि जिसको अल्कैप्टोनूरिया ना, जिसको प्रॉब्लम है, बेसिकली उसके यूराइन के अंदर एक एसिड है जिसको हम कहते हैं होमोजेंटेसिक एसिड्स। ये मेरे पास एक होमोजेंटेसिक एसिड्स की मैंने डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट आप इसको जहन में जरा थोड़ा सा जहन नशीन कर लें कि होमोजेंटेसिक एसिड किस तरह का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इतनी रिसर्च करने के बाद ना इसकी रीजंस भी पता चल गई, उस डिजीज का नेम भी, उसके सिम्टम्स भी, उसकी अनसेस्ट्रल टू डिसेंडेंट पास आउट भी और उसकी अलील भी। तो एक चीज फिर इन्होंने जो है वो बताई। इन्होंने ये बताया ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन्स जिनको ये डिजीज है, उनके यूराइन में एक तो होता है होमोजेंटेसिक एसिड्स। तो बाकी लोगों ने पूछा भाई बाकी बच्चों के यूराइन में होमोजेंटेसिक एसिड नहीं होता? उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी के अंदर भी होता है, लेकिन उनकी बॉडी में होमोजेंटेसिक एसिड की ब्रेकडाउन हो जाती है, इसलिए उनका यूराइन कलर ब्लैक नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन था कि उनकी बॉडी में होमोजेंटेसिक एसिड की ब्रेकडाउन क्यों नहीं होती भाई?
तो क्या उन्होंने फिर इसके ऊपर कंक्लूजन क्या निकाली कि उनकी बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं बनता जो होमोजेनेटिक एसिड को तोड़े। ठीक है जी। जब एंजाइम की बात आई तो बात फिर जीन के साथ मिल रही है, क्योंकि एंजाइम जो है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। एंजाइम और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और प्रोटीन बनती है मैसेंजर आरएनए से, और मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से। डीएनए बेसिकली टुकड़ा जो है स्पेशल न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन, उसी को हम जीन कहते हैं। तो ये इतनी रिसर्च जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद इतना काम करने के बाद ना 39 ईयर्स इस पे कोई काम नहीं हुआ। 39 ईयर्स के बाद 1941 में दो साइंटिस्ट हैं, एक का नेम बीडल और दूसरे का है टाटम। बीडल एंड टाटम ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया उसको बताने से पहले ना मैं आपको दो चीजें बताता हूं, दो मीडियम। एक को बोलते हैं मिनिमल मीडियम और एक को बोलते हैं डिफाइंड मीडियम। आपने डिफरेंस भी जहन में रखना है कि डिफरेंस बिटवीन मिनिमल मीडियम एंड डिफाइंड मीडियम, दोनों में फर्क क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जितनी भी खुराक खाते हैं उसमें बेसिक नीड्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को आप देते हैं दूध, मिल्क, जो उसकी बेसिक नीड है, उससे वो बच्चा ग्रोथ करता है। दूध के अलावा आप उसको कोई चीज नहीं देते। ये जो जस्ट बेसिक चीजें जो दे रहे हैं, ये जो बेसिक मीडियम, बेसिक खुराक जो दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मिनिमल मीडियम। अगर उस दूध के साथ आप बच्चे को हाइट का जो वाइटामिन्स है या हाइट का कोई सब्सटेंस को प्लान वगैरह साथ साथ दें, तो फिर वो आपका मिनिमल मीडियम नहीं होगा, वो आपका डिफाइंड मीडियम बन जाएगा। समझ आ रही है? सोचें जी, बताएं मुझे जरा कि मिनिमल मीडियम एंड डिफाइंड मीडियम क्या है। ऐसा मीडियम जिसमें बेसिक नीड्स हों, जिसमें बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं खुराक में, उसको मिनिमल मीडियम कहते हैं। और ऐसा मीडियम जिसमें बेसिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स डाल दे, उसको बोलते हैं डिफाइंड मीडियम। अब लेबोरेटरी के अंदर आप डिफरेंट फंजाई जो है वो ग्रो करवाते हैं पैट्री डिशेस के अंदर। पैट्री डिशेस के अंदर बेसिकली आर्टिफिशियल मीडिया होता है। वो जो आर्टिफिशियल मीडिया है उसमें क्या क्या होता है, बेसिक की मैं बात करने लगा हूँ, मिनिमल की। उसमें शुगर है, अमोनिया है, साल्ट है, विटामिन है और वाटर है। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक जो है आपने उसमें डाली होती हैं, जो उन चीज़ों को जिससे वो फंजाई ग्रो करती है। अच्छा, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि न्यूरोस्पोरा जो है, न्यूरोस्पोरा को लिया। न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में बेनिफिशियल फंजाई में आपने सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था न्यूरोस्पोरा का। इन्होंने न्यूरोस्पोरा को लिया, उसके स्पोर लेके उसको ग्रो करवाया एक मीडियम के अंदर, और वो मीडियम था मिनिमल मीडियम। मुझे ये बताएं कि ये जो मीडियम है इसमें इन बेसिक चीजों के अलावा कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है? तो आंसर है नो, क्योंकि ये मिनिमल मीडियम है। जब इन्होंने न्यूरोस्पोरा को इसके अंदर ग्रो करवाया तो न्यूरोस्पोरा इसके अंदर ग्रो कर गया। ये न्यूरोस्पोरा रेड कलर से मैंने शो किया है, एन मैं लिख देता हूं, न्यूरोस्पोरा इसके अंदर कर गया ग्रो। अब क्या हुआ कि इन्होंने यहां से न्यूरोस्पोरा के कुछ स्पोर लिए, और स्पोर लेने के बाद उसके ऊपर एक्सरे बम्बार्टमेंट की। क्या की? एक्सरे बम्बार्टमेंट। किस पे? न्यूरोस्पोरा के स्पोर पे। वो जो स्पोर्स हैं उनके ऊपर एक्सरे की बम्बार्टमेंट की। एक्सरे की बम्बार्टमेंट करने के बाद उसको नेक्स्ट इन्होंने डाला एक टेस्ट ट्यूब में। जब इन्होंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला तो क्या देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में वो ग्रोथ शो करता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में मीडियम कौन सा था? डिफाइंड। मेरी समझ आई है? पहले न्यूरोस्पोरा को स्पोर लेके जिसमें ग्रो करवाया था वो मीडियम था मिनिमल, और फिर उससे स्पोर लिए, उन स्पोर पे एक्सरे की बम्बार्टमेंट की, और जिस जगह पे ग्रो करवाया वो मिनिमल नहीं था, वो डिफाइंड था। डिफाइंड क्या होता है? डिफाइंड मीडियम में शुगर, अमोनिया, साल्ट, विटामिन एंड वाटर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो वहां पे वो ग्रो कर गया, वो जो न्यूरोस्पोरा है। इन्होंने क्या किया कि जो ग्रो किया हुआ न्यूरोस्पोरा था उससे फिर कुछ स्पोर लिए। ठीक है जी, उससे स्पोर लिए, उन स्पोर को नेक्स्ट एक मीडियम में ग्रो करवाया, और जिस मीडियम में ग्रो करवाया था वो मीडियम था मिनिमल।
अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो मिनिमल मीडियम है, इस मिनिमल मीडियम के अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट के अलावा बाकी न्यूट्रिएंट हैं? तो इसका मतलब है नो, क्योंकि मिनिमल मीडियम में जस्ट ये न्यूट्रिएंट होंगे। इन्होंने ये न्यूट्रिएंट डाल के उसके अंदर डाल दिया उसके स्पोर और देखा कि ग्रोथ नहीं हुई, उसमें ग्रोथ होती नहीं है। अब उनको थोड़ी सी समझ आई कि ये जो स्पोर है ना, ये हमने लिए थे इस न्यूरोस्पोरा से, और इस न्यूरोस्पोरा के ऊपर हमने वैसे ही बम्बार्डमेंट की हुई है, तो इसका मतलब है इन स्पोर के अंदर कुछ चीज़ डैमेज हुई हुई है। वो जो चीज़ डैमेज हुई हुई है उसी को चेक करना था कि वो चीज़ डैमेज क्या है। इन्होंने इसके अंदर आके सबसे पहले उसमें केमिकल डाला पायरिडॉक्सिन, ग्रोथ नहीं हुई। फिर डाला पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, कोलाइन, इनोसाइटोल, न्यूक्लिक एसिड, फॉलिक एसिड, मतलब कि नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायामीन, मिनिमल कंट्रोल, ये मतलब कि डिफरेंट चीज़ें जो है इसमें डालते गए। लेकिन जब इन्होंने आर्जिनिन डाला ना तो उसकी ग्रोथ शो हो गई। इन्होंने कहा अच्छा, ये क्या करते हैं कि वो जो न्यूरोस्पोरा था ना उसके क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, तो क्या देखते हैं कि जिस जगह से आर्जिनिन वाला इंजाइम बनना था ना, आर्जिनिन बनाने वाले इंजाइम बनने थे, वो एक्सरे की वजह से डैमेज हो चुके हैं। इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर अगर एक्सरे या इसकी वजह से कोई भी डिफरेंट रीजंस की वजह से आपकी बॉडी में से अगर डीएनए को डैमेज कर दिया जाए तो उससे आपकी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होती और आगे प्रोटीन नहीं बनती, जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये जो है फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको हमने कहा डब्ड आर्ज म्यूटेंट। डब्ड का मतलब होता है कॉल्ड, आर्ज म्यूटेंट। म्यूटेंट वो चीज़ है जिसके अंदर म्यूटेशन काज की हो, और एक्सरे के जरिए ये जो प्रोसेस है जिसमें चेंज लाई जाती है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। देखें जी, एक ऑर्गेनिज्म पे एक्सरे डाली तो प्रोसेस म्यूटेशन, उससे बनने वाला म्यूटेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें म्यूटेशन आई होती है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेंट। तो इसलिए हम इन ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गेनिज्म को जो आर्जिनिन की मौजूदगी में बना था उसको हम बोलते हैं डब्ड आर्ज म्यूटेंट। तो ये हमारे पास आज एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो एक चीज़ मैं आपको प्रॉब्लम कुछ बच्चों ने वो बताई थी कि वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो आप इस तरह करें कि वीडियो के जब देखते हैं तो टॉप पे इस तरह के 3 डॉट है, इनको प्रेस करें। आगे का ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, क्वालिटी को प्रेस करके तो देखें उसमें क्वालिटी बढ़ाएं, 720 कर दें या 1020 करें तो वीडियो का रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।